नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपकी निशा मैम लेकर आई है राष्ट्रीय आय निकालने की तीसरी और आखिरी विधि, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए हंसते खेलते समझ लेते हैं इस अंतिम व्यय विधि को। बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाए कि अंतिम व्यय विधि की परिभाषा दीजिए, तो क्या क्या चीजें आप देंगे परिभाषा में? आप देंगे एक लेखा वर्ष, गुड, ये हो गया। वस्तु और सेवा, उत्पादित वस्तु और सेवा को तो आप कहीं नहीं छोड़ सकते। आय मेथड हो या फिर आपकी शुद्ध उत्पाद विधि हो, हर विधि में ये काम आता ही है। तो अंतिम वस्तु और सेवा पर किए गए पूरे खर्चे को जब आप जोड़ लेते हैं बच्चों, तो निकल आती है देश की राष्ट्रीय आय। और अब अगर इस प्रोसेस से हमको राष्ट्रीय आय निकालना होगा तो हमें क्या क्या करना होगा, तो खुद को समझिए एक महालेखाकार और सीख लीजिए कि वास्तव में आपको क्या क्या करना होगा। आपको करना होगा अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान, जो आखिरी खर्चा करती हैं, अंतिम वस्तुओं पे करती हैं खर्चा। तो वो आर्थिक इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? आपने आय के चक्रीय प्रवाह में भी पढ़ा है कि किसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चतुर्क्षेत्रीय अगर अर्थव्यवस्था है तो 4 क्षेत्र होते हैं बच्चों। पहला है हमारा परिवार क्षेत्र, जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, और दूसरा है हमारा उत्पादक क्षेत्र, जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है। लेकिन क्या ये उपभोक्ता नहीं होता है ना, ये भी तो कच्चे माल का उपभोग करता है, उसे खरीदने के लिए उस पर खर्च करता है। तो ये हमारा दूसरा जो क्षेत्र है वो है उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा बच्चों जो तीसरा क्षेत्र है वो सरकार, कैसे भूलेंगे हम सरकार को, तो तीसरा क्षेत्र है सरकार क्षेत्र। और ये भी तो आखिर मदद करता है परिवार वालों की मदद करता है, उनके लिए कई तरह के भुगतान देकर, जिन्हें हम हस्तांतरण भुगतान के नाम से जानते हैं। और उत्पादक क्षेत्र की मदद करता है अनुदान देकर, जिसे हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं। और चौथे क्षेत्र को कैसे छोड़ दें, वो तो हमारा मित्र है। कौन है हमारा मित्र? ये पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम। तो चौथा जो क्षेत्र है बच्चों वो है विश्व क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र। ठीक, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि अंतिम व्यय करने वाली इकाइयां होती हैं 4। परिवार क्षेत्र अपने उपभोग के लिए खर्च करता है, उत्पादक क्षेत्र अपने उत्पादन के लिए खर्च करता है, सरकारें भी खर्च करती हैं, और पूरा विश्व या विश्व के सभी देश, सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से लेन देन तो करते ही हैं। तो इन चारों क्षेत्रों के द्वारा किए जाने वाले व्यय को आपको शामिल करना होगा अपनी राष्ट्रीय आय में। तो अंतिम व्यय करने वाली इकाइयां रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन है? 4, परिवार, उत्पादक, सरकार और दुनिया, शेष विश्व। अब ठीक वैसे ही बच्चों, अब ये अंतिम जो खर्चा होता है ना, उसके वर्गीकरण को समझिए। बी सीरियस, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। इस अंतिम व्यय में क्या क्या शामिल होता है? तो निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब निजी आते ही आप सोचने लगोगे पर्सनल कह रहे हैं क्या? यस, ये पर्सनल भी है और निजी सेक्टर से होने वाली, जिसे आप कहते हैं ना प्राइवेट सेक्टर। एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। तो उस प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अंतिम उपभोग वस्तुओं पर, सेवाओं पर जो भी खर्च किया जाता है, उस खर्च को हम इसमें कर लेते हैं योग, जोड़ लेते हैं बच्चों। जैसे अगर कोई निजी फर्म है और उसने अपने कर्मचारियों को काम पे रखा है, तो उनको जो वो वेतन दे रही है वो उसका क्या है? खर्च है। कच्चे माल को खरीद रही है, वो भी उसका क्या है? खर्च है। तो ऐसे उसके सारे खर्चे को हम कर लेते हैं शामिल। अब सरकारी अंतिम उपभोग में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। तो ये फाइनल कंजप्शन गवर्नमेंट कब करती है? जब वो हमारे लिए सड़कें बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, आप लोगों के लिए स्कूल्स बनाती है, कॉलेज बनाती है। तो कई जगहों पर वह खर्च करती है, और उसके भी पूरे खर्चे को हम कर लेते हैं इसमें शामिल। अब जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है बच्चों वो है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है बच्चों। पूंजी निर्माण एक तरह का प्रोसेस है। लोग बचत करते हैं, बचत का करते हैं निवेश,
और जब होता है उसका निवेश और उससे होता है उत्पादन, तो उसे ही हम कहते हैं बच्चों पूंजी निर्माण। तो हम जब कभी भी आपको दिख जाए पूंजी निर्माण, चाहे वो सकल पे हो, अचल पे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर फोन करके कहते हैं मैम सकल तो नहीं पूछा था, अचल पूछ दिया था, तो अब कैसे करें। तो आप याद रखिए, सकल हो अचल हो किसी भी तरह में अगर जुड़ा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन, देन आपको जोड़ना ही जोड़ना है। उसके आगे सकल लिखो, अचल लिखो, विचल लिखो, कोई मतलब नहीं है, बस कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। आप याद रखिए कि इस व्यय विधि में आपको उसे जोड़ना ही होगा। अब आ जाते हैं बच्चों स्टॉक में परिवर्तन की। आपने जब ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणाओं को पढ़ा होगा, तब ये देखा होगा कि ये जो स्टॉक होता है ना, उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे आखिरी साल में हम निकालते हैं कि शुरू में हमारे पास कितनी मशीनें थी, अच्छा 4, और अब कितनी मशीनें हो गई हैं, अच्छा 6, तो कितनी बढ़ गई है, 2 बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो भी उस स्टॉक में चेंजेस आए हैं ना, हम उसे शामिल करते हैं। अब कंफ्यूजन नंबर 2, मैडम स्टॉक में वृद्धि पूछा था, मैडम स्टॉक में कमी आया था। स्टॉक में वृद्धि हो या कमी हो, है तो चेंज इन स्टॉक ही ना। तो याद रखिए, या हो वृद्धि या माइनस में देकर उसे दे दे कमी के रूप में, हर हाल में आपको उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ना ही है। उसके बाद आता है बच्चों शुद्ध निर्यात। क्या होता है ये शुद्ध निर्यात? अरे भाई, आप बाहर से अपने प्यूमा के जूते को मंगाते हैं, एडिडास के जूते को मंगाते हैं, तो क्या विदेश में बैठी हुई आंटी जी भारत से साड़ियां नहीं मंगाती होंगी? यस, वो भी साड़ियां मंगाती हैं, आप जूते मंगाते हैं। तो इन दोनों का जो है डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं आयात और निर्यात का अंतर। तो ठीक बच्चों, शुद्ध निर्यात अगर आपको अलग से आयात दिया होगा, अलग से निर्यात दिया होगा, तो आप आराम से इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। निर्यात में से आयात को घटा दीजिएगा, तो निकल आएगा आपका शुद्ध निर्यात। और इसे भी आपको किसमें शामिल करना है? अपनी राष्ट्रीय आय में। अब बात कर लेते हैं कि इस अंतिम खर्चे की मैं गणना कैसे करूंगा। इस अंतिम खर्चे की गणना बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से करनी है, ले लेनी है बाजार कीमतें। अब कंफ्यूजन नंबर 3, मैडम बाजार कीमत तो पूछा नहीं था, फुटकर कीमत आया था। यस, तो ये जो फुटकर कीमत है ना, जो लोकल में कीमत लगती है, हर एक दुकान में वस्तु की कीमत होती है, यस, उसी को तो कहते हैं बाजार कीमत। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर फुटकर कीमत भी लिखकर आया है, तो आपको उससे काम चलाना ही है। तो आपको निकालना पड़ेगा अंतिम खर्चा। तो अंतिम खर्चा कैसे निकलेगा भाई? जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनी हुई हैं, वो हो गया Q, और उनकी बाजार कीमत हो गई P। तो आप निकाल लीजिए अपनी GDP MP कि पूरे साल भर में आपके देश की घरेलू सीमा के भीतर कितनी वस्तु और सेवाएं बनी हैं। आप वो निकालने के लिए P into Q कर लीजिए। पूरे देश में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, जितनी मात्रा उनकी बनी है, उसमें उनकी बाजार कीमत का गुणा कर दीजिए। निकालिए अलग अलग, बिस्कुट का अलग, पेन का अलग, कॉपी का अलग, और सब की जब आ जाए कीमत तो उसे जोड़ दीजिए। और ऐसा करने से आपको मिल जाएगा GDP MP, और GDP MP के बिना तो कोई गणना ही नहीं हो सकती। इसलिए आप याद रखिए GDP MP आपको कैसे निकालना है। अब NFIA, जिसे हम कहते हैं विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। ओ माय गॉड, ये कितना कठिन वाक्य है ना। तो इस वाक्य को करते हैं सरल, सीधी सीधा समझ लीजिए। अगर आपके भैया करते हैं विदेश में नौकरी, तो विदेश के भी किसी के भैया आपके यहाँ तो नौकरी कर ही रहे होंगे ना। आपके पापा लगाते हैं विदेश में पैसा, तो किसी विदेशी के पापा भारत में पैसा तो लगा ही रहे होंगे ना। तो आपको क्या करना है? आपको अपने देश में उत्पादित
अपने देश के जो लोग बाहर गए हैं और नौकरी कर रहे हैं उनकी आय में से घटा देना है उन विदेशियों की आय को जो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो निकल के आ जाएगी आपकी NFIA, जिसे हम कहते हैं विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। और बच्चों इसके साथ याद रखिएगा ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब राष्ट्रीय आय की गणना, और इस राष्ट्रीय आय की गणना को मैं आपको समझाऊंगी दो विधियों से। तो पहले जो सामने दिख रहा है उस विधि को समझ लेते हैं। सामने दिख रहे हैं इतने सारे अंतिम व्यय। तो अगर ऐसे दिया हुआ है और आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है वो भी किस विधि से, एक्सपेंडिचर मेथड से, तो बच्चों आप क्या करोगे, आप ये पूरे कॉलम को जोड़ लोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये 1 क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये 2 क्या है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और ये 3 क्या है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, और ये 4 क्या है भाई, स्टॉक में परिवर्तन, वो चाहे वृद्धि दिया हो या कमी दिया हो, और 5 क्या है, शुद्ध निर्यात। तो आप इन जब पांचों को जोड़ लेंगे बच्चों तो आपकी आ जाएगी GDP MP। और अब जब आपको GDP MP मिल गई है, कुछ मत कीजिए, उसमें प्लस कीजिए इसका सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट और ये हो गया इसका सेकंड स्टेज, कि आप GDP MP में जोड़ दीजिए भाई NFIA को। और जैसे ही आपने उससे उसके साथ स्टिक किया तो आपको मिल जाएगी GNP MP। और अगर आपके हाथ में GNP MP आ गई है तो उसको राष्ट्रीय आय में बदलने का सीधा सीधा सूत्र है बच्चों कि आप इसमें से घटा दीजिए अप्रत्यक्ष करों को, और साथ ही बच्चों इसमें से आप घटा दीजिए घिसावट व्यय, मूल्यह्रास, सकल पूंजी उपभोग को, जिसे आपको सकल स्थायी पूंजी उपभोग के नाम से भी पूछता है, पूंजीगत हानि के नाम से भी पूछता है। तो ऐसे जितने शब्द हैं उनके लिए एक ही शब्द है जिसे हम घिसावट व्यय या डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो आप घटा दीजिए ना घिसावट व्यय को। तो जब भी आप GNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, घिसावट व्यय को घटाएंगे, तो आपको मिल जाएगी बच्चों NNP FC। और जैसे ही आपको मिली NNP FC, समझ जाइए निकल आई है आपकी राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय आय होती है NNP FC। GNP को NP में बदलने के लिए हमने घिसावट व्यय को घटा दिया, उसके बाद इस MP को FC में बदलने के लिए हमने किसे घटाया है, अप्रत्यक्ष करों को घटाया है। इसलिए बड़ी आसानी से समझिए इन 4 स्टेप्स में आपकी निकल आएगी राष्ट्रीय आय। अब और एक लॉन्ग प्रोसेस समझ लेते हैं जिसमें हम धीरे धीरे राष्ट्रीय आय को निकालेंगे। तो बच्चों उसे समझने के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ आपको सबसे पहले निकालनी होगी GDP MP, और GDP MP निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है करना क्या है, P × Q। नहीं तो अगर ये सब दिया हुआ है तो आप इसे जोड़ भी सकते हैं। अब आपको GDP MP को बदलना है NDP MP में। तो NDP MP निकालने के लिए बच्चों आपको GDP MP में से 1% को घटाना पड़ेगा, वो है घिसावट व्यय, जिसे D कहते हैं। तो आपने GDP MP में से घिसावट व्यय को जैसे ही घटाया बच्चों NDP MP आ गया, और जैसे ही बच्चों NDP MP आ गया आप उसको FC में बदलने की कोशिश करेंगे, और आप उसको NDP FC बदलने के लिए हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि इस MP को जब भी आपको बदलना हो FC में, मतलब बाजार कीमत को जब भी आपको साधन लागत में बदलना हो बच्चों, फॉर्मूला नंबर 1 एंड ओनली 1 कि आप अप्रत्यक्ष करों को घटा दीजिए। तो आप इसे चेंज करने के लिए NDP MP को FC में बदलने के लिए बच्चों NDP MP
लेंगे अप्रत्यक्ष कर को। और अप्रत्यक्ष कर जैसे ही एनडीपीएफसी हो गया, आपको मिल गया घटाने पर, तो अब आपको बदलना किसे है, इसे एनएनपीएफसी में। तो एनएनपीएफसी वो तब होगा बच्चों जब आप इस छोटे से एनडीपीएफसी में बड़े से एनएफआईए को जोड़ देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो इस तरह आप स्टेप वाइज स्टेप करते हुए राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे। जीडीपीएमपी से एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी से एनडीपीएफसी और वहां से एनएनपीएफसी तक पहुंच जाएंगे। तो ये दो विधियों का उपयोग करके बच्चों आप निकाल सकते हैं व्यय विधि से राष्ट्रीय आय को। इकोनॉमिक्स नहीं है कठिन अगर उसे पढ़ा जाए थोड़े प्यार से और कॉन्सेप्ट को पकड़ के। तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपको सभी के सभी खर्चे जो हैं इसमें शामिल करने हैं और उसको या तो ऐसे निकालिए या डायरेक्ट यहाँ पर आप इसे निकाल सकते हैं। अब चूंकि कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है मैम रिटर्न में चाहिए, गुड, तो रिटर्न में मैं आपको इसी को जोड़ते हुए और जो भी घटाना है उसे आपको पूरे प्रोसेस में फिर से बता देती हूँ और उसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं एक छोटा सा व्यय विधि का प्रश्न भी। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न और सूत्र। तो बच्चों देखा आपने कि अगर आपको ये चाहिए सूत्र रूप में तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि जीडीपीएमपी निकालने का निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात, जिसे हम कहते हैं निर्यात में से आयात को घटाना, उसे आप जोड़ लीजिए और जब आपको मिल जाए जीडीपीएमपी तो उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ के निकाल लीजिए जीएनपीएमपी और उसे बदलने के लिए एनएनपीएफसी में आपको खिसावट व्यय और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देना है और आपकी आ जाएगी राष्ट्रीय आय। मैंने यहाँ पे प्रश्न को भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हुए लिया है बच्चों, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। तो इसके अंतर्गत देखिए, अगर ऐसे आंकड़े लिखे हुए हैं और आपको कह रहा है कि आप व्यय विधि के द्वारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए राष्ट्रीय आय को, तो बच्चों इस राष्ट्रीय आय को निकालने का सूत्र क्या होगा और आप किन किन चीजों को जोड़ेंगे। तो एज यू नो कि आप जोड़ देंगे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को, तो इसे मैं दे देती हूँ प्लस साइन। प्लस बच्चों आपको जोड़ना तो शुद्ध निर्यात को भी है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए वो शुद्ध निर्यात आया है माइनस में ऋण 600 और यहाँ पे सकल पूंजी निर्माण मैंने आपको सिखाया है। पूंजी निर्माण शब्द देखते ही आपको उसे क्या करना है, जोड़ना है। अब निजी प्राइवेट सेक्टर का खर्चा है तो डेफिनेटली हम उसे भी जोड़ देंगे। अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए हैं तो बच्चों आपको इसे जोड़ना ही है। पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस साइन लगा है, तो सॉल्व करते समय इस सब साइन को आपको ध्यान में रखना होता है। अब अचल स्थायी पूंजी उपभोग, अब ये जरा शब्द देखिए, ये कोई और शब्द नहीं है बच्चों, ये घिसावट व्यय को भी अलग तरीके से पूछा गया है कि स्थायी पूंजी उपभोग। याद रखिए स्थायी पूंजी पे जो हम खर्च करते हैं वो घिसावट व्यय ही होता है। उसे कभी अचल पूंजी उपभोग, कभी स्थायी पूंजी उपभोग, कभी घिसावट व्यय, कभी मूल्यह्रास के नाम से पूछा जाता है। तो जब कभी भी आप उपभोग शब्द देखेंगे और विधि है व्यय विधि, तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे डेफिनेटली घटा देंगे। तो बच्चों अब आपको निकालनी है राष्ट्रीय आय, तो उस राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ले लीजिए सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को, जो कितना है 1500 रुपये। उसके बाद उसमें प्लस कर लीजिए निजी अंतिम उपभोग व्यय को, जो कितना है 1400 प्लस, तो हमें इसे भी करना है
जो माइनस में है, लेकिन पहले प्लस प्लस साइन को एक साइड लिख लेते हैं। तो हम सकल पूंजी निर्माण का 400 ले लेते हैं। उसके बाद आप साइन लगाइए प्लस का, लेकिन उसके अंदर लिखिए -600, क्योंकि ये किसमें है बच्चों? माइनस, मतलब हमने आयात ज्यादा कर लिया, मंगा ज्यादा लिया, भेजा कम। तो ये -600 प्लस आपको इसमें प्लस करना है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, लेकिन ये भी किसमें है बच्चों? ये है माइनस साइन में। तो आप साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये भी बता दूं कि माइनस में क्यों है? क्योंकि हमारे भैया दीदी तो विदेश में जाकर कम पैसे कमा पाए और विदेश के भैया दीदी ने हमारे देश में ज्यादा पैसे कमा लिए, इसीलिए ये भी आ गया किस में? माइनस में। तो यहाँ पर हम ध्यान रखते हुए लिखेंगे -100। उसके बाद जैसा कि हमें मालूम है डिप्रिसिएशन को घटाना ही होता है, अचल स्थायी पूंजी उपभोग को घटाना ही पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे अब लगाएंगे बच्चों माइनस साइन और माइनस कितना? 200। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1500 में जब आप 1400 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2900, 2900 रुपए, और उसमें जब आप 400 को जोड़ेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा 3300, 3300 रुपए। अब चूंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो उस 3300 में हम घटा देंगे 600 रुपए को, और उसको घटाते के साथ वो हो जाएगा 2700, 2700। और उस 2700 में से फिर हमको प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ही होता है बच्चों। तो आपको क्या घटाना पड़ेगा? 100 को। तो 2700 में से 2700 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2600 रुपए। और उस 2600 रुपए में आपको एक बार फिर घटाना पड़ेगा 200 रुपए को। तो आपकी राष्ट्रीय आय आ गई बच्चों 2400 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना, क्या जोड़ूं क्या छोड़ूं, उसके लिए आप की इंग्रेडिएंट को पकड़िए बच्चों कि आय विधि है तो हर तरह की आय जोड़ी जाएगी, अगर व्यय विधि है तो खर्चा जोड़ा जाएगा। लेकिन कौन सा खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा? जो सकल और एक तरह से स्थायी पूंजी पे होगा, क्योंकि वो कम्युलेटिव का होता है ना। हर साल हम मशीन की मरम्मत के लिए 1000 निकालते हैं, हर साल 1000 निकालते हैं, तो उसे हम कैसे शामिल कर लें अपनी राष्ट्रीय आय में? वो तो हर साल निकलता है, तो इसलिए हमेशा डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। तो बड़े ही आसानी से आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो जरूर ही बना पाएंगे इसके क्वेश्चन को। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं ना आपके साथ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी बच्चों। अब इसी के साथ एक रिक्वेस्ट, इकोनॉमिक्स को रटो नहीं, पढ़ो नहीं, इकोनॉमिक्स से करो प्यार, तभी तो बोर्ड में होगा 90 पार। ठीक है, टिल देन बाय बाय।